हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं बातचीत करूंगा यूजीसी, एनटीए नेट और यूपी हायर एजुकेशन के पाठ्यक्रम में लगे कुछ प्रमुख नाटकों पर, जिसमें कि भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटक अंधेरी नगरी और भारत दुर्दशा के टेक्स्ट पर मैं बातचीत करूंगा और उनसे संबंधित जो भी प्रश्न बनते हैं उन पर भी एक इंडिकेशन दूंगा। यह लेक्चर प्रवक्ता संबंधी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले जैसे कि डीएसएसबी, यूपी, टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी की जो तैयारियां चल रही हैं उनमें उनके परीक्षार्थियों के लिए भी ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कई बार कथन पूछ दिए जाते हैं, पात्रों के नाम पूछ दिए जाते हैं, नाटकों के लेखक के नाम पूछ दिए जाते हैं या फिर प्रकाशन वर्ष भी पूछ दिया जाता है, तो वो भी देखें। और जो बच्चे जेएनयू, एमए एंट्रेंस, डीयू, बीएचयू आदि की प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एक तो उनके बीए और एमए के समय में ये पाठ्यक्रम में लगे रहे होंगे नाटक, और परीक्षा के दौरान भी जब आप जेएनयू में प्रवेश ले लेंगे तब आपको अंधेर नगरी इत्यादि नाटकों को भी पढ़ना रहेगा। और बाकी मैं नाटक पर आगे भी लेक्चर तैयार करके अपलोड करूँगा। तो चलते हैं, देखते हैं कि जो भारतेंदु के नाटक हैं अंधेर नगरी और भारत दुर्दशा, उनकी कथा वस्तु क्या है या फिर जो टेक्स्ट लगा हुआ है उस पर कैसे कैसे प्रश्न बनते हैं। तो चलते हैं, पहले हम देखते हैं अंधेर नगरी पर। भारतेंदु हरिश्चंद्र आप लोग जानते हैं कि ये आधुनिक हिंदी गद्य के जन्मदाता माने जाते हैं, और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तो हिंदी साहित्य के इतिहास में लिखा है कि बड़ी विलक्षण बात यह है कि जो गद्य विधा की शुरुआत हुई थी वो नाटक से हुई थी। इसीलिए हम भी पहले जो पाठ्यक्रम में टेक्स्ट लगे हुए हैं, चाहे वो नाटक है, कहानी है, निबंध है, आलोचना है, तो सबसे पहले मैं उसमें शुरुआत किया हूँ नाटक से। तो अंधेर नगरी, जिसका प्रकाशन सन 1881 ईस्वी में हुआ था, ठीक है, इसका प्रकाशन सन 1881 ईस्वी में हुआ था। यह नाटक 6 अंकों में विभक्त है। जैसे ही हम अंधेर नगरी का नाम लेते हैं तुरंत बचपन के दिनों की भी याद आ जाती है, क्योंकि अंधेर नगरी किसी न किसी क्लास में छठी सातवीं जो भी छोटे क्लासेज रहे हैं उनमें पढ़ने के लिए मिलता है, या फिर बात बात में लोग टके सिर भाजा टके सिर इस तरीके से कथनों का प्रयोग करते रहते हैं, ठीक है। तो वो अंधेर नगरी से लिया गया है, और आपको भी यादें आपकी भी ताज़ा हो गई होंगी जब अंधेर नगरी का नाम लेते हैं। तो यह प्रहसन शैली में लिखा गया है इसको, ठीक है। इस नाटक में तत्कालीन समय में सत्ता की विसंगतियों, जानते हैं कि जब अंधेर नगरी लिखा गया था तो उस समय अंग्रेजों का शासन था, उन्हीं की सत्ता की विसंगतियों, उनकी मूर्खता, उसमें उपजू उपस्थिति परिस्थितियों के का व्यंग्यात्मक चित्रण किया गया है। अगर देखा जाए तो अंधेर नगरी को एक रात में ही लिखने की कोशिश किया था भारतेंदु हरिश्चंद्र ने, और इनको बनारस का एक थिएटर था उसमें प्रस्तुत करना था, उसी के तैयारी में इसको लिख दिया गया था, और ये एक तरीके से अमर नाटक के रूप में फेमस हो गया। अगर इसके पात्रों के बारे में बातचीत करें तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, जिसमें कि पात्र योजना जो है, महंत जो कि एक साधु हैं, गोवर्धन दास महंत का लोभी शिष्य है, और नारायण दास महंत का दूसरा शिष्य है। तो हो सकता है जिस तरीके से परीक्षाओं में सवाल पूछे जा रहे हैं, पूछ दिया जाए कि अंधेर नगरी में जो लोभी शिष्य है उसका क्या नाम है, तो आप इसको टिक करेंगे। कबाब वाला कबाब बेच रहा है, घासी राम चना बेचने वाला है, नारंगी वाला नारंगी बेच रहा है, ठीक है। तो थोड़ा सा जो डिफरेंट तरीके का नाम आपको दिखे उसको नोट करते जाइए, जैसे घासी राम का हलवाई मिठाई बेचने वाला, ठीक है। इसमें कुल 26-27 पात्र हैं जो कि नाटक में पूरे आते हैं। कुजड़ेन जो कि सब्जी बेचने वाली हैं। मुगल मुगल एक पात्र है, एक तरीके से देखा जाए तो ये मेवे और फल बेचने का काम करता है। इसको अब ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट हो सकता है कि एग्जाम में पूछ लिया जाए। पाचक वाला चूरन विक्रेता है, मछली वाली मछली बेचने वाली है, जात वाला जाति बेचने वाला है, बनिया राजा चौपट राजा, ठीक है, उस समय का जो राजा था, मंत्री चौपट राजा का राजमंत्री, माली, दो नौकरों के बारे में भी इसमें चर्चा की गई है। तो जैसे ही आप प्रश्न को पढ़े होंगे, दो नौकर, राजा के दो नौकर हैं, फरियादी राजा से न्याय मांगने वाला है, कल्लू बनिया जिसके दीवार से फरियादी की बकरी मरी थी, एक काफ़ी रोचक घटना की तरफ संकेत करता है, तो इसको भी ध्यान में रखिए। कारीगर जो कल्लू बनिया की दीवार बनाने वाला है, चूने वाला दीवार बनाने के लिए मसाला तैयार करने वाला, भिश्ती दीवार बनाने के मसाले में पानी डालने वाला, कसाई भिश्ती के लिए मशक लाने वाला, गडेरिया कसाई को भेड़ बेचने वाला। आप देखते हैं कि इसमें कोई एक दोषी पकड़ा जाता है
तो फिर अलग अलग दोषियों को भी पकड़ने का आदेश दिया जाता है। तो इस तरीके से पात्रों की संख्या बढ़ गई है। कसाई जो विस्ती के लिए मशक बनाने वाला है, गडेरिया कसाई को भेड़ बेचने वाला, कोतवाल है और 4 सिपाही हैं। इस तरीके से पूरे नाटक में कुल 26 पात्र हैं और यह कुल 6 अंकों में प्रहसन विधा में ये नाटक आता है। तो ध्यान में रखिए अगर सवाल पूछ लिया जाए। अगर प्रथम अंक की बात करें तो यह बाह्य प्रांत से शुरू होता है। हो सकता है कि परीक्षा में पूछ लिया जाए कि जो अंधेर नगरी है उसका प्रथम अंक उसमें किस चीज़ का जिक्र किया गया है, तो बाह्य प्रांत का है। क्योंकि आपने नाटक पढ़ा होगा, सारी चीज़ें पढ़ी होंगी, लेकिन आजकल प्रश्न कैसे पूछे जा रहे हैं उनकी प्रकृति पर भी ध्यान रखना है। राम भजो राम भजो राम भजो भाई, ये महंत जी इस चीज़ को कहते हुए इंटर करते हैं जैसे मंच पे आते हैं। फिर द्वितीय अंक जो है, द्वितीय अंक बाजार का दृश्य बतलाता है। काफ़ी इंटरेस्टिंग है। आप जब भी सब्जी मार्केट में जाते होंगे या फिर किसी भी बाज़ार में जाते होंगे जो जहाँ पर वो किसी खास दिन पर बाज़ार लगती है, उसी हिसाब से जैसे शोर शराबा होता है, इसमें भी उसी का जिक्र किया है भारतेंदु हरिश्चंद्र ने काफ़ी रोचक ढंग से। द्वितीय अंक जो है वो बाजार पर आधारित है। जात ले जात टके सिर जात, टके के वास्ते धर्म और प्रतिष्ठा दोनों बेचे, टके के वास्ते झूठी गवाही दे, वेद धर्म कुल मर्जात सच्चाई, बड़ाई सब टके सिर। ये जात ब्राह्मण वाला ये कथन बोलता है, इसको ध्यान में रखिए, हो सकता है कभी आ जाए। और जो जिस कथन का जिक्र कर रहा था पिछले अभी थोड़ी देर पहले, उसमें यह कि अंधेर नगरी चौपट राजा टके शेर भाजी टके सिर खाजा, ये किसने कहा था? गोवर्धन दास ने इस पंक्ति को कहा है। और ये तो कई बार आपको लोकोक्ति और मुहावरे के रूप में भी लोगों द्वारा कही जाती है, आपने सुना होगा। तो ध्यान में रखिए कि अंधेर नगरी चौपट राजा टके शेर भाजी टके सिर खाजा कहा किसने था अंधेर नगरी नाटक में? वो गोवर्धन दास ने कहा था। काफ़ी इंपॉर्टेंट पंक्ति। तीसरे अंक में देखें तो जंगल का जिक्र होता है। तृतीय अंक जो है उसमें जंगल का दृश्य स्पष्ट किया गया है। सेत सेत सब एक, सेत सेत सब एक से जहाँ कपूर कपास, ऐसे देश कुदेश में कबहू न कीजिए बास, ये महंत जी कह रहे हैं। ठीक है। और चौथा जो अंक है वो राज्यसभा का है। राज्यसभा, चुप रहो, तुम्हारा न्याय यहाँ ऐसे होगा कि जैसा जम के यहाँ भी न होगा, ये राजा फरियादी से कहता है। एक कोटेशन को आप याद कर लीजिए। ठीक है। और जो पाँचवा अंक है, पाँचवें अंक में भी अरण्य का जिक्र किया गया है। आप देख रहे हैं कि तीसरे अंक में जंगल की बात कही गई थी, यहाँ पर अरण्य है। तो बड़ा ही, दोनों तो एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, लेकिन यहाँ पर जो शब्द है चुनने का अलग कुछ मकसद रहा होगा। तो ध्यान में रखें कि पंचम अंक है अरण्य। वेश्या जोरू एक समाना, ये जो पंक्ति है 5वें अंक से ली गई है। अंधाधुंध मच्यो सब देसा मानहु राजा रहत विदेशा, ये गोवर्धन दास का है। ठीक है। तो देख रहे हैं नाटक में गोवर्धन दास की जितनी भी पंक्तियाँ हैं वो काफ़ी अर्थ के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, चाहे ऊपर का रहा हो अंधेर नगरी चौपट राजा, ठीक है, या फिर वेश्या जोरू एक समाना, इस टाइप से यहाँ पर जो पंक्ति दी गई है तो हो सकता है कि परीक्षा में पूछ लिया जाए। ठीक है। हालांकि इस तरीके की पंक्तियाँ अब जब से स्त्री विमर्श शुरू हुआ है हो सके कि न पूछा जाए, बाकी ध्यान में रखने की ज़रूरत है। छठा अंक है शमशान का। तो ध्यान में रखिए कि जो छठा अंक है उसमें शमशान का चित्रण किया गया है और कुछ पंक्तियाँ हैं उनको भी ध्यान में रखने की ज़रूरत है कि जहाँ न धर्म न बुद्धि नहीं, नीति न सुजन समाज, ते ऐसे ही आपहु न से जैसे चौपट राज, ये महंत का कथन है। तो इस तरीके से हमने देखा कि अंधेर नगरी जो कि 1881 में प्रकाशित हुई थी, कुल 6 अंकों में है, प्रहसन विधा में है। इसमें कुल 26 पात्र हैं और पात्रों के बारे में मैंने अलग अलग ढंग से चर्चा की और जो कुछ महत्वपूर्ण कथन थे, परीक्षा के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट थे, उस पर भी हमने नज़र डाली। अब इन चंद के दूसरे नाटक पर बात करें तो उसका नाम है भारत दुर्दशा, जिसका प्रकाशन सन 1875 ईस्वी में हुआ था। यह भारत की तत्कालीन राजनीतिक व सामाजिक दुर्दशा का प्रतीकात्मक रूप से चित्रण करता है। ठीक है। इसके अगर प्रमुख पात्रों पर विचार करें तो भारत दुर्देव, भारत भाग्य, सत्यनाश, रोग, आलस्य, मदिरा, अंधकार, निर्लज्जता, डिसलॉयल्टी आदि प्रमुख पात्र हैं। डिसलॉयल्टी नाम से के पात्र का एक बार प्रश्न आया हुआ था यूपीजीडीसी के एग्ज़ाम में, तो इसको ध्यान में रखिए। बाकी और जितने भी यहाँ पर पात्र दिखाई दे रहे हैं वो एक प्रतीकात्मक रूप में, रोग है, आलस्य है, मदिरा है, अंधकार है, निर्लज्जता है, सत्यानाश है,
तो ये एक आप देख रहे होंगे, जितने भी नाटक पढ़े होंगे थोड़ा सा इसमें डिफरेंट तरीके के नाम दिखाई पड़ रहे हैं, जो कि प्रतीकात्मक रूप में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने इसको चुना है। बाकी भारत दुर्देव और भारत भाग्य, ये तो लग रहा है कि इस नाटक के ही पात्र हैं, बाकियों को आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है। यह नाटक भी कुल 6 अंकों में विभाजित है। जिस तरीके से अंधेर नगरी थी उसी तरीके से ये भी 6 अंकों में है। तो हो सकता है कि कई बार सवाल पूछ लिया जाए कि भारत दुर्दशा में कुल कितने अंक हैं, तो आपका जवाब होगा 6। और मुख्य रूप से अगर देखें अंकों में कुछ कथन हैं जो कि इम्पॉर्टेंट रूप से आपकी परीक्षाओं में आ सकते हैं, जिसमें कि पहला अंक है, उसमें है कि रोवहु आऊँ सब मिलू मिल के रोवहु सब मिल के आवहु भारत भाई, अंग्रेज राज सुख साथ सजे सब भारी। ये एक योगी द्वारा इसको गाया जाता है। और कई बार जब आप आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ेंगे और भारतेंदु युग पढ़ेंगे तो ये कथन काफ़ी इम्पॉर्टेंट रूप में उठाया जाता है और परीक्षाओं में भी पूछा जाता है। दूसरा और तीसरा अंकों में खास कुछ बात नहीं है। चौथे अंक में जो कथन यहाँ पर आया है कि दुनिया में हाथ पैर हिलाना नहीं अच्छा, मर जाना पे उठ के जाना नहीं अच्छा, आलस्य द्वारा कहा गया है, जो इसका एक पात्र है भारत दुर्दशा का। 5वां अंक में डिसलॉयल्टी द्वारा, डिसलॉयल्टी जो कि भारत दुर्दशा का एक पात्र है, उसमें कवि वचन सुधा का जिक्र किया गया है, जिसके कि संपादक भारतेंदु हरिश्चंद्र थे। ठीक है, कवि वचन सुधा के 1867 ईस्वी के आसपास में इसका प्रकाशन हुआ था, तो उसका भी जिक्र पहले ही डिसलॉयल्टी में कर दिया गया था। अगर छठे अंक की बात करें तो छठे अंक में भारत भाग्य जो एक पात्र है, वो इस कथन को कहता है कि जागो रे भाई जागो, भारत को भारत भाग्य बहुतेरे प्रयास कर जगाना है, तो भारत भाग्य जो है आत्महत्या कर लेता है अंत में। ठीक है, तो थोड़ा सा इसके अंकों पर बात कर लें। आगे देख लेते हैं कि भारत दुर्दशा की शुरुआत होती है मंगलाचरण से। इसका जो पहला अंक है वो बीथी नामक स्थान है, मतलब जो भी रंगमंच पे होता है, और एक योगी गाता है, जैसा कि मैंने जिक्र किया था, रोवऊँ सब मिल के आवऊँ भारत भाई, हाँ हाँ भारत दुर्दशा न देखी जाई, इस टाइप से। ठीक है, तो सब ये कथन है। ठीक है, आगे अगर इसमें देखें तो दूसरा जो यहाँ पर अंक है उसमें स्थान शमशान टूटे फूटे मंदिरों का जिक्र किया गया है। ठीक है, जहाँ पर कौवा कुत्ता सियार घूमते हुए अस्थि इधर उधर पड़ी हुई है। भारत का प्रवेश हो रहा है, भारत, और पूरा एक कथन चल रहा है। और एक तरीके से दुर्योधन जब महाभारत में बोला था कि सुई की नोक के बराबर भी बिना युद्ध किए सुई की नोक के बराबर भी जमीन नहीं देंगे, तो उसको ये एक तरीके से दोहराते हुए ये अंक आगे बढ़ रहा है। ठीक है, और गीत योजना भी इसमें है। बाकी तीसरे अंक का जो दृश्य है वो एक मैदान का दृश्य है, जो तीसरा अंक है, जहाँ पर फौज के डेरे दिखाई पड़ रहे हैं, भारत दुर्देव आता है। तो पात्रों को ध्यान में रखना है, कथा वस्तु को भी ध्यान में रखना है, और कितने अंकों में है उसको भी ध्यान में रखना है। ठीक है, अगले अंक में देखें जो चौथा अंक है, चौथे अंक का जो परिदृश्य यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है, कमरा अंग्रेजी सजा हुआ है, मेज कुर्सी लगी हुई है, कुर्सी पर भारत दुर्देव बैठा है, और एक अगले पात्र का प्रवेश होता है जिसका नाम है रोग। रोग गाते हुए आ रहा है कि जगत सब मानत मेरी आन, मेरी ही टट्टी रचित खेल नित, शिकार भगवान मृत्यु कलक मिटावत मैं ही, मौसम और न आन, परम पिता हम ही वैद्यन के अत्तारन के प्राण। तो फिर इसकी पूरी व्याख्या की गई है इसमें। ठीक है, तो जब भारत दुर्दशा आप नाटक पढ़ेंगे तो और चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। वैसे मेरी कोशिश थी कि फैक्चुअल आपको बताने का प्रयास किया जाए, ताकि परीक्षा में जो मेन सवाल पूछे जाते हैं वो आपको ध्यान में होने चाहिए। 5वां अंक जो है उसमें स्थान जो है किताब खाना है। ठीक है, 7 सभ्यों की एक छोटी सी कमेटी है, सभापति चक्करदार टोपी पहने, चश्मा लगाए, छड़ी लिए, 6 सभ्यों में से एक बंगाली, एक महाराष्ट्री, एक अखबार में हाथ लिए एडिटर, एक कवि और 2 देशी महाशय हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिस पैटर्न पे सवाल पूछे जा रहे हैं अंदर से टेक्स्ट में घुस के, उसके हिसाब से ये महत्वपूर्ण है। ठीक है, और बाकी आपस में संवाद कर रहे हैं। छठा अंक जो है, जो आखिरी अंक है इसका, स्थान गंभीर वन का मध्य भाग है। भारत जो एक पात्र है इसका, वृक्ष के नीचे अचेत पड़ा है, बेहोश होकर पड़ा है, और भारत भाग्य का प्रवेश होता है। भारत मतलब भारत दुर्देव होगा यहाँ पर। भारत भाग्य आता है और गाते हुए कहता है कि जागो रे जागो जागो रे भाई, सुबत निशी वैस गंवाई, जागो जागो रे भाई। ठीक है, जिसका कि जिक्र मैं पहले किया था, उसी चीज़ को कहता है और फिर अचेत होकर गिर जाता है वहीं पे। और अंत में उसका जो कथन है कि भारत को जगाता है, और भारत जब नहीं जगता है तब अनेक यत्न से भी जगाता है, अंत में हार कर उदास होकर कहता है, हाय भारत को आज क्या हो गया, क्या निसंदेह परमेश्वर इससे ऐसा ही रूठा है, हाय क्या अब भारत के फिर वे दिन न आवेंगे, हाय यह वही भारत है जो
किसी समय सारी पृथ्वी का शिरोमणि गिना जाता था। तो एक तरीके से भारतेंदु हरिश्चंद्र ने भारत दुर्दशा के जरिए तत्कालीन समय की राजनीतिक सामाजिक परिस्थितियों का यथार्थ तरीके से चित्रण किया है। तो उम्मीद है कि ये जब नाटक आप पढ़ेंगे तो और बातें क्लियर हो जाएंगी। मेरी कोशिश थी कि इस नाटक का जो प्रकाशन 1875 में हुआ था, जो प्रमुख पात्र हैं उन पात्रों को भी बताया और ख़ास तौर से जो परीक्षाओं के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण पात्र थे उनकी तरफ इंडिकेट भी किया, और अंकों के साथ कुछ कुछ महत्वपूर्ण पंक्तियाँ थीं उस पर भी हमने बताने की कोशिश की। उम्मीद है कि यह लेक्चर आप सभी को पसंद आया होगा। कमेंट्स कर ज़रूर बताइए। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।